सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक बघेल आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है यूज कोड क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड को, विच इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में हम एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो में एंड तक बने रहना है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी विच इज टेस्ट। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो कभी भी अगर किसी भी एसिड सब्सटेंस को टेस्ट किया जाए तो सारे के सारे जो एसिड सब्सटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में? सॉर होते हैं, यानी कि खट्टे होते हैं। ठीक है, ये चीज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो अगर किसी ने अभी तक भी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना ताकि आप इन टॉपिक्स के साथ आराम से कनेक्ट कर पाए। ओके, और इसके साथ हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, वैसा तो है नहीं कि हम सारे के सारे एसिडिक सब्सटेंस को भाई चेक करें और लें और फिर सीधा टेस्ट कर लें। ठीक है, क्यों कि हम सारे के सारे एसिडिक सब्सटेंसेस को डायरेक्ट टेस्ट तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एसिडिक सब्सटेंस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं हमारे स्किन के लिए, हमारे लिए, कि अगर वो हमारे स्किन पे भी टच हो जाए, ठीक है, तो वो स्किन पे बर्निंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इवन हमारी स्किन को बुरी तरह बर्न कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम सारे के सारे एसिडिक सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं कर सकते। तो इनको फर्दर टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? भाई टेस्ट तो नहीं कर सकते, और क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं। लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था पूरा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू इंडिकेटर्स एंड विच इज एक्शन ऑन लिटमस पेपर। तो इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो यहाँ हमने डिस्कस किया था अभी जो लिटमस पेपर है वो हमारा कैसा इंडिकेटर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जो हमारे पास रेड कलर में भी अवेलेबल होता है और ब्लू कलर में भी अवेलेबल होता है। ओके, तो कभी भी किसी एसिडिक सब्सटेंस को चेक किया जाए बाय अ ब्लू लिटमस पेपर तो ये क्या करता है? वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देता है किसमें? रेड में। इट हैज अ टेंडेंसी टू टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी किसकी? लिटमस पेपर की। अगर इसको हम देखें ध्यान से तो क्या होगा? यहाँ देखो हमारे पास ये जो लिटमस पेपर कैसा है? ब्लू कलर का है, और यहाँ इस बीकर में मेरे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन था, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस लिटमस पेपर को यहाँ से लिया और डिप किया इस सॉल्यूशन के अंदर, और जैसे मैं इसके अंदर इसको डिप करता हूँ तो इसका जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, विच इंडिकेट्स दैट कि ये जो सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन कैसा है? नेचर में एसिडिक है। ओके, देन इसके अलावा एक इंडिकेटर और पढ़ा था हमने विच इज मिथाइल ऑरेंज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑन मिथाइल ऑरेंज। अगर मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में हम टेस्ट करना चाहें एसिड को तो यहाँ क्या होगा कि भाई जितने भी एसिड्स होते हैं क्या करते हैं? वो मिथाइल ऑरेंज को टर्न कर देते हैं इनटू रेड। इसके कलर को किसमें चेंज कर देते हैं? रेड में चेंज कर देते हैं। लाइक देखो यहाँ पर ये जो है मेरा क्या है? मिथाइल ऑरेंज है। अब इस मिथाइल ऑरेंज को अगर मैं डिप करता हूँ किसके अंदर? अगर मैं यहाँ से इसके 2-3 ड्रॉप लूँ और कहाँ पुट कर दूं? इस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन जो है कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा कलर में। और वहीं अगर मिथाइल ऑरेंज की मैं 2-3 ड्रॉप अगर डाल देता हूँ किसी भी एक बेसिक सॉल्यूशन यानी कि एल्कली सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो देखो एल्कली सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन एक ही बात होती है। ठीक है, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? मिथाइल ऑरेंज की प्रॉपर्टी होगी कि कभी भी अगर मिथाइल ऑरेंज को हम यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए एसिड या बेस को, तो मिथाइल ऑरेंज एसिड को जो है किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड कलर में, और बेस को येलो कलर में। तो ये सारी चीजें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो हमें इसलिए ये प्रॉपर्टीज फिर से एक बार पढ़नी थी। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को विच इज कोरोसिव नेचर ऑफ एसिड्स। देखो अब जितने भी एसिड्स होते हैं उस नेचर में कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं। मतलब कि कभी भी अगर कोई एसिड जो है कांटेक्ट में आता है मेटल स्ट्रक्चर के किसी भी स्टोन वर्क के, तो ये क्या करेगा? उसको करोड करना स्टार्ट कर देता है, उसको धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देता है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी उठता है कि भाई कि क्या हम किसी भी एसिड को किसी मेटल कंटेनर के अंदर स्टोर कर रख सकते हैं? तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो कभी भी अगर मैं किसी एक मेटल कंटेनर के अंदर एसिड को रख दूं तो क्या होगा? मेटल कंटेनर के साथ एसिड जरूर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे उस मेटल कंटेनर को क्या करना शुरू कर देगा? कोरोड करना शुरू कर देगा, खराब करना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ रिएक्शन जो है कंटिन्यू चलती रहेगी दोनों में। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम कभी भी किसी एसिड को मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते, उसको या तो हम किस में रखते हैं?
ग्लास कंटेनर्स में या फिर हम इसको रखते हैं किसमें, सिरेमिक कंटेनर्स में। और इसका रीजन क्या होता है, इसका कोरोसिव नेचर। इसके कोरोसिव नेचर की वजह से इसको हम कभी भी मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते। ओके, होपफुली ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, जहां हम पढ़ने वाले हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस को। तो ये जो रिएक्शंस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो रिएक्शंस को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है रिएक्शंस को। ठीक है, कि रिएक्शंस किस तरह हो रही हैं यहाँ। सबसे पहले अगर बात करूं रिएक्शन विद मेटल्स की, तो हम वही बात कर रहे हैं भी कि अगर कभी भी कोई एसिड जो रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या करेगी, हमेशा उसको कोरोड करेगी। ठीक है, और क्या होता है एक्चुअल में, किसी जब भी कोई भी मेटल जो है रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या होता है वहां पे, देखो व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। कभी भी कोई मेटल जो है अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो वहां पर हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और साथ में क्या बनेगा, एक मेटेलिक सॉल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर मैं लिख के दिखाना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, कि भाई कभी भी मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, मेटेलिक सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखना चाहें हम, देखो तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं कि हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल। कभी भी जब जिंक मेटल के साथ, Zn क्या है, यहाँ जिंक मेटल है। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है जिंक सल्फेट, ठीक है, ये सिर्फ जिंक मेटल है। कभी भी अगर जिंक मेटल जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या करेगा, यहाँ से ये जो H2 है मेरा, ये जो मेरे 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन की, ये तो बाहर निकल जाएंगे। यहाँ जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो है अटैच हो जाएगा जिंक के साथ और क्या फॉर्म कर देगा, जिंक क्लोराइड फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड जो है क्या होगा, ये सॉल्ट हो गया हमारे इस जिंक का। ठीक है, हमारा मेटल सॉल्ट हो गया, और साथ में क्या निकल रहा है, H2 गैस जो है वो रिलीज हो रही है। ओके, सेम अगर मैं क्या करूं, मैं अगर यहाँ पर मेटल चेंज कर दूं, अगर मैं क्या ले लूं यहाँ सोडियम का इक्विपमेंट, हमें अगर यहाँ सोडियम मेटल ले लूं, तो जब भी सोडियम जो है रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये भी क्या एसिड ही है, भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, भी Na जो है SO4 के साथ मिक्स होकर अपना एक सॉल्ट फॉर्म कर देगा, क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट। देन हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो दोनों ही रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉमन क्या था, पहली बात तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। ठीक है, और अगर मुझे टेस्ट करना हो कि यहाँ एक्चुअल में हाइड्रोजन गैस निकली है कोई और गैस निकली है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे। और टेस्टिंग में क्या करना है मुझे, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एक ट्यूब ली, इस ट्यूब के अंदर मैंने अपनी एक एसिड ले ली। ठीक है, देन एसिड लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कुछ जिंक के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स ले लिए, मतलब जिंक क्या है, मेटल है, अभी मेटल के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए और वो पीसेस जो है मैंने इसके अंदर डिप कर दिया, और जैसे डिप किए मैंने इसको क्लोज कर दिया बाय कॉर्ड, और एक पाइप मैंने यहाँ अटैच कर दिया जो यहाँ सोप वाटर के अंदर डिप हो रखा था। अब क्या होगा, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी यहाँ गैस निकलनी शुरू होगी, और गैस इस पाइप के थ्रू यहाँ से आएगी कहाँ, इस सोप वाटर के अंदर, और जब सोप वाटर के अंदर क्या होगा, में गैस रिलीज होगी तो यहाँ सोप के कुछ छोटे छोटे बबल्स जो है बन के बाहर निकलने लगेंगे। और इन बबल्स के सामने अगर मैं कभी भी, और इन बबल्स के सामने अगर मैं कैंडल लगा देता हूँ, कैंडल प्लेस कर देता हूँ, तो ये बबल जो है एक पॉप साउंड के साथ बर्न होंगे। और ये पॉप साउंड जो है हमें ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ ये जो गैस निकली है, अभी ये जो गैस थी इस बबल के अंदर, वो गैस कैसी थी, हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंफर्मेशन टेस्ट हो गया हाइड्रोजन गैस के लिए कि भी इन रिएक्शंस के अंदर हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आगे बात करते हैं एक दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, विच इज विद द मेटल कार्बोनेट। देखो अब रिएक्शन जो है किसका तो रही है, मेटल कार्बोनेट के साथ हो रही है। तो यहाँ क्या होगा, कभी भी अगर एसिड जो है वो रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तो क्या देगा, मेटल सॉल्ट देगा, और यहाँ पर क्या देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज करेगा, साथ में वाटर फॉर्मेशन करता है। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में 3 चीज होने वाली है मेनली, एक तो मेटल सॉल्ट, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक वाटर। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे अब, कि भाई मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से इवॉल्व होने वाली है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखें अगर हम, तो सबसे पहले हमने बात की है सोडियम कार्बोनेट की। ठीक है, तो ये मेरा सोडियम कार्बोनेट है। जब ये सोडियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, ये मेरा एसिड है, ये मेरा कार्बोनेट हो गया। किसका कार्बोनेट है, सोडियम का कार्बोनेट है। तो ये सोडियम जो है इस क्लोरीन के साथ अटैच होकर अपना एक सॉल्ट बना देगा, क्या बना देगा, NaCl। ठीक है, और इसके अलावा ये 2 कंपाउंड बनने तो मेरे फिक्स्ड हैं, क्योंकि CO2 बनना है यहाँ पे और H2 बनना है। तो CO2 तो एज अ गैस बनेगा और सीधा यहाँ से रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा, और वाटर जो है
इसी कंटेनर के अंदर रह जाएगा। अभी तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं तुमने उन सभी रिएक्शन के अंदर एक कॉमन सी चीज नोटिस की होगी कि जो भी हम एसिड ले रहे हैं हर बार यहाँ, उन एसिड्स के अंदर क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है मेरा वो हर बार बाहर निकल रहा है, और जो सेकंड एटम है, भले वो क्लोरीन है, सल्फेट है या कोई भी एटम था, वो एटम कंबाइन कर रहा है हर बार मेटल के साथ और अपना मेटल सॉल्ट जो है वो फॉर्म कर रहा है। और उसके अलावा जो भी मेरे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो फिक्स्ड है वो बन रहे हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्या हुआ, Na और ये Cl कंबाइन करके NaCl बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। देन उसके अलावा CO2 गैस यहाँ रिलीज हो रही है और वाटर जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, कुछ और रिएक्शंस देखें। देखो लाइक यहाँ पे क्या हुआ, भी यहाँ पे मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, और H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो H2 है ये तो बाहर निकल जाएगा, बच्चा क्या है SO4, और SO4 के साथ रिएक्ट करेगा इस मेटल के साथ यानी कि कैल्शियम के साथ, और क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट बना देगा। ओके, देन इसके अलावा ये दो चीज मेरी फिक्स्ड है क्योंकि CO2 बनना था और वाटर फॉर्मेशन होनी है, तो ये दो तो बनने ही बनने हैं। साथ में क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बन रहा है। देखो सेम थिंग यहाँ हो रही है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट जो है रिएक्ट कर रहा है किसका, नाइट्रिक एसिड के साथ यानी कि HNO3 के साथ। तो हाइड्रोजन जो है इसको छोड़ दो, क्या बचा NO3। ये NO3 जो है एज इट इज रिएक्ट करेगा इसका सोडियम के साथ, और जैसे ही NO3 सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा क्या क्या फॉर्म कर देगा, Na2NO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। साथ में दो चीज मेरी फिक्स्ड है कि वाटर फॉर्मेशन होना है और CO2 गैस बाहर निकलनी है। तो ये जो है हर बार रिएक्शंस में यही चीज हो रही है, ठीक है। तो बड़ी कॉमन सी चीज है, तो रिएक्शन को समझने में से थोड़ी इजी मतलब थोड़ा आसानी होगी। देखो तो ये तो रिएक्शन होगी मेटल कार्बोनेट्स की एसिड के साथ। अब सेम रिएक्शंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है या फिर मेटल बाइकार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ। तो रिएक्शन लगभग सेम ही होने वाली है कि भाई यहाँ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। लाइक यहाँ भी मेटल सॉल्ट बनेगा, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और यहाँ भी वाटर फॉर्मेशन होना है। ओके, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे कि जब भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हमेशा मेटल सॉल्ट बनना है, वाटर बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो रिएक्शन ओवरऑल सेम है, ठीक है, कोई खास चेंज नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो मेटल के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम और कंबाइन हो जाएगा। लाइक मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये क्या है, मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर मैं इसको बोल दूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम जो है एक्स्ट्रा अटैच हो गया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज भाई ये मेरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट था और ये रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो देखो सेम अप्रोच है, यहाँ पे क्या हुआ भाई, इस H2 को तो छोड़ दो, H2 के साथ क्या है SO4। ये SO4 जो है कंबाइन करेगा किसके साथ, Na के साथ, और जब इस Na के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, NaSO4 फॉर्म करेगा, ना कि NaCl, ठीक है। क्या फॉर्म कर देगा, सोडियम सल्फेट फॉर्म कर देगा। साथ में ये दो चीज मेरी फिक्स्ड है कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होना है और वाटर फॉर्मेशन होनी है, तो ये दो चीजों मेरी फिक्स्ड थी, ठीक है। यहाँ पर गलती से शायद सोडियम क्लोराइड लिख गया, तो यहाँ पे ये चीज फॉर्म नहीं होने वाली। क्या फॉर्म होगा, Na2SO4। ओके, तो ये होगी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट की विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो अब इन रिएक्शंस में देखो तो ये 0.6 जो था या 0.7 जो था, जहां हमने मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन पढ़ी है या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन पढ़ी है, इन दोनों ही टाइप की रिएक्शंस में क्या हो रहा है, हर बार CO2 गैस जो है वो बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो अगर मुझे अब टेस्ट करना हो कि भी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली भी है नहीं निकली, तो इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे हम। देखो टेस्टिंग में क्या करना है मुझे, भाई यहाँ हम एक सेटअप लगाएंगे इस तरह का कुछ कि हमने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब ली, देन उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या लिया, एक अपना एसिड ले लिया, तो मैंने ले लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देन इस एसिड के अंदर मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपना जो मेटल कार्बोनेट है या फिर मेरा जो मेटल बाइकार्बोनेट है वो इसमें प्लेस कर दिया, और जैसे ही प्लेस करेंगे तो वही रिएक्शन होगी, और रिएक्शन जब होगी तो रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा, तो सॉल्ट तो नीचे रह जाएगा, साथ में क्या फॉर्म होगा, वाटर, तो वाटर भी इसके अंदर ही रहेगा। साथ में क्या रिलीज होने वाला है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने वाली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो हमने इसके लिए पहले एक सेटअप लगा दिया कि हमने यहाँ एक पाइप कनेक्ट कर दिया एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसमें हमने क्या लिया है, लाइम वाटर लिया है, ठीक है। तो जैसे ही गैस यहाँ से पास होना शुरू करेगी उस लाइम वाटर में जाके निकलेगी, ठीक है। तो ये लाइम वाटर जो है पहले तो कैसा लगेगा, कलरलेस रहेगा, ठीक है। और जैसे ही जैसे इसके अंदर गैस की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो ये जो लाइम वाटर है ये कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे मिल्की होना शुरू कर देगा, कलर जो है कैसा हो जाएगा, व्हाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन, ठीक है, और जब ये CO2 गैस जो है बहुत एक्सेस में निकलेगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा
कि जो मिल्की कलर है फिर से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और द सॉल्यूशन जो है फिर से कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको कैसे देख सकते हैं हम। देखो सबसे पहले यहाँ क्या था, यहाँ पर जो मेरा सॉल्यूशन था, जो मेरा ये क्या था, लाइम वाटर जो था कैसा पहले बिल्कुल एकदम कलरलेस था। जब यहाँ पर थोड़े थोड़े गैस बबल्स आने लग गए तो जैसे गैस बबल्स आते गए CO2 के तो इसका कलर थोड़ा थोड़ा मिल्की होता चला गया। और जब गैस बबल्स थोड़े ज्यादा आ गए तो ये कलर कैसा हो गया, पूरी कंप्लीटली कैसा हो गया, मिल्की हो गया। और अगर गैस बहुत ज्यादा आ जाए यहाँ पे, ठीक है, ये तो मेरा टेस्ट हो गया अभी कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहीं पे क्या हो कि अगर गैस बहुत ज्यादा एक्सेस में आ रही है तो वापस से क्या होगा, ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कलरलेस में। तो ये क्या हो गया, टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की, विच इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, देखो अभी अगर मैं बात करूं मेटल ऑक्साइड की, तो कभी भी जब एसिड जो है रिएक्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ तो ये क्या देंगे, मेटल सॉल्ट देंगे, साथ में क्या देंगे, वाटर। देखो अभी तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ी हमने एसिड्स की, सारी रिएक्शन में क्या बन रहा है, मेटल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। भाई जितनी भी रिएक्शन मेटल के साथ हुई है, हर रिएक्शन में मेटल सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या निकला इस बार, वाटर निकल रहा है। यहाँ पर कोई गैस रिलीज नहीं होती, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, देखो तो रिएक्शन क्या लिखेंगे हम कि कभी भी अगर मेटल ऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होगा, मेटल सॉल्ट फॉर्म होगा, साथ में क्या फॉर्म होगा, साथ में क्या फॉर्म होगा, वाटर फॉर्मेशन होगी। तो इसका अगर मैं एग्जांपल देखूं तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा CuO है यानी कि कॉपर ऑक्साइड है। तो जब ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड बना देगा, साथ में क्या देगा, वाटर। तो ये क्या है, मेरा मेटल सॉल्ट हो गया और ये क्या है, वाटर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी मेटल ऑक्साइड्स की विद द एसिड्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है ध्यान से पढ़नी है और समझनी है। तो आज की वीडियो में से हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको ये टॉपिक्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी के जो आगे टॉपिक्स हैं हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।